हम भी नहीं चाहते कि मोनोपोली रहे। मोनोपोली रहेगा तो एक नेता खड़ा होगा और बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास मत आना भीख मांग। बिल्कुल उस डायलॉग ने जबलपुर को बड़ा फेमस कर दिया है राष्ट्रीय स्तर पर। आगे आने वाले चुनाव में प्रहलाद पटेल जी जहाँ से भी लड़े, उस जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि उनको अच्छे से मजा चखाना, और जब वो भीख मांगने आए आपके पास तो उनको भीख नहीं देना। कई ऐसी बस्तियां हैं जिसकी लड़ाई लड़ी और महीनों जेल में रहना पड़ा, रातों रात उनको नोटिस दिया गया, दूसरे दिन उनकी पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। मन में एक दर्द होता था कि जिस व्यक्ति का आप घर तोड़ रहे हैं, क्या आपके मन के अंदर उतनी भी संवेदना नहीं है कि ये व्यक्ति, ये परिवार, ये इतनी बड़ी आबादी जाएगी कहाँ? कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जबलपुर को कोई चीज मिल रही हो, जैसे हमारा ब्रह्मोस का सेंटर मिल रहा था। इसके पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जबलपुर को आईआईटी मिल रहा था, वो भी छीन लिया गया। जो कमजोर इच्छा शक्ति इस जबलपुर में लीडरशिप की चल रही है, उसका ये दुष्परिणाम रहा कि ब्रह्मोस हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन जबलपुर तो गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। प्रतिनिधि इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जनता नहीं समझ रही है। रोजगार की बात अगर नौजवान करने जाता है, महिला अगर अपने सुरक्षा की बात करती है तो उसको हिंदू मुस्लिम समझा दिया जाता है। किसान अगर अपने मुआवजे की बात करता है, अपने उचित दाम की बात करता है, आतंकवादी बोल दिया। हाँ, किसानों को आतंकवादी बोल दिया। आज बिजली विभाग में काम करने वाला जो व्यक्ति है, 90% व्यक्ति जो है वो आउटसोर्स कर्मी है। एक ठेकेदार आता है, अपनी लेबर लगाता है, उसी को लाइनमैन बना दिया जाता है, उसी को ऑपरेटर बना दिया जाता है, उसी को ऑफिस वर्क में लगा दिया जाता है। जो आउटसोर्स कर्मी है, जिसकी ट्रेनिंग नहीं है, आए दिन आप देखते होंगे उसकी मौत की खबरें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आप इतिहास उठा के देख लें, वह तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर लड़ाई लड़ा करते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी मुखबरियां कर करके इनाम पाते थे। सिंपल बात है, भावनाओं का देश है, आप हिंदू मुसलमान छेड़ दो। लेकिन अब जनता इससे ऊब चुकी है। विकास की बहुत बात होती है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ये हो रही है। युवाओं को पीछे रख के, युवाओं को बेरोजगार रख के क्या विकास संभव है? देखिए, विकास तो कागजों में दिखाया जा रहा है। जबलपुर का जो लड़का है वो जबलपुर छोड़ के बड़े शहर जा रहा है, बड़े शहर का जो लड़का है वो देश को छोड़ के बड़े देश में जाने का काम कर रहा है। कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ मैं, युवाओं की बात करूँ, लेकिन युवा उसमें अगर नहीं आएगा जी, तो कैसे वो इशू रेज होगा? सही बात। कैसे उस वर्ग की आवाज आएगी? शहीद आजम भगत सिंह की तो उस वक्त ऐसे थे, माहौल था, या लोग इतने अवेयर थे कि वो उन्होंने भगत सिंह को समझा। लेकिन अभी कुछ ही साल पुराना एक मैटर है, सेम भगत सिंह जी की तरह ही कुछ युवा संसद भवन में पहुंचते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं भैरों को सुनाने के लिए हमने आवाज़ किया है। वो क्या बात करते हैं? बेरोजगारी की और करप्शन की। युवा वर्ग उनको सपोर्ट करने आगे नहीं आया। सबसे बड़ा अगर शोषण किसी वर्ग के साथ हो रहा है तो नौजवानों के साथ हो रहा है। बेसिकली आपका ये युवाओं से कहना है कि अगर भगत सिंह बन नहीं सकते तो जो भगत सिंह है उनके साथ खड़े हो जाओ। नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन माय शो चाय एंड चर्चा विद विकी। हमेशा की तरह इस शो में भी हम हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सौरभ नाटी शर्मा जी, और एक मुख्य बात ये भी है कि ये सबसे युवा अध्यक्ष है, सारे जिला अध्यक्षों में सबसे युवा है। तो सबसे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है और आपको समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप एक युवा नेता हैं, तो आपका सफ़र कैसा रहा है? शुरुआत कैसे हुआ, राजनीति में कैसे आए, और स्टार्टिंग का जो आपका सफ़र था वो कैसा रहा? देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर रहे। समाज का जो पीड़ित वर्ग होता है उसकी लड़ाई उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लड़ी, और वही चीज़ें बचपन से मैंने देखी। साल 2004 में उनका देहांत हुआ। उनका जो जनाधार था, उनसे जो जुड़े हुए लोग थे, जिनकी वे लड़ाई लड़ते थे, उनसे मेरा एक जुड़ाव जो था वो और मजबूत होता गया। वैसे बनने तो निकले थे सिविल जज, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई, पिताजी की जो विरासत थी वो धीरे धीरे संभालते संभालते आज लगभग 21 साल का राजनीतिक सफ़र चल रहा है। और जिस वर्ग की लड़ाई पिताजी लड़ते थे, उसी वर्ग की लड़ाई को लड़ते लड़ते आज मैं यहाँ पर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ और उस पीड़ित वर्ग की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा हूँ। सफ़र अच्छा था, एंटरटेनिंग था, एंजॉयबल था, थोड़ा कष्ट में था, लेकिन आनंद आता था जब किसी वर्ग के लिए आप अगर लड़ाई लड़ रहे हो और उसको सफलता तक पहुंचा रहे हो, और किसी वर्ग के लिए आप काम कर पा रहे हो और परमात्मा आपको वो शक्ति दे रहा है, तो मज़ा भी बहुत आता था। तो ऐसे जीवन चल रहा है, ऐसे राजनीति में कार्य चल रहा है, संघर्ष जारी है। अच्छा, इस सफ़र में आपको किन चुनौतियों का विशेषकर सामना करना पड़ा, और आपने उन चुनौतियों से
पार कैसे पाया? देखिए, चुनौतियाँ तो ऐसा सच कुछ ज़्यादा नहीं हुई। चुनौतियाँ यही होती थी कि जब देखते थे कि आदमी परेशान है, पीड़ित है और शासन प्रशासन जो है उसको सुन नहीं रहा। कई ऐसी बस्तियाँ हैं जिसकी लड़ाई लड़ी और महीनों जेल में रहना पड़ा। उनके विस्थापन की लड़ाई में बहुत चुनौतियाँ आती थी। मन में एक दर्द होता था कि जिस व्यक्ति का आप घर तोड़ रहे हैं, क्या आपके मन के अंदर उतनी भी संवेदना नहीं है कि ये व्यक्ति, ये परिवार, ये इतनी बड़ी आबादी जाएगी कहाँ? ये एक बहुत बड़े मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बालसागर में जो बस्ती रही, जहाँ पर आज मेडिकल सुपर स्पेशलिटी कॉलेज बना है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी। रातों रात उनको नोटिस दिया गया, दूसरे दिन उनकी पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। कोई प्लानिंग नहीं प्रशासन की कि इनको कहाँ पर विस्थापित किया जाएगा, कहाँ पर इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं व्यक्ति के जीवन की, उस पे कहीं कोई प्लानिंग नहीं थी। तो दर्द ये होता था और जब एजिटेशन हुआ तो मेरे को जेल में भेज दिया गया। एक केस में ज़मानत होती थी, फिर दूसरे में भेज दिया गया। वो लड़ाई निरंतर जारी है, लेकिन दर्द ये होता था कि किस तरीके से शासन प्रशासन जो है वो असंवेदनशील होता है। तो अब आप इसको चाहे चुनौती समझ लें, चाहे कठिनाइयाँ समझ लें, लेकिन ये सब चुनौतियों, कठिनाइयों से गुजरते हुए ये सब लड़ाइयों को बड़ी ही दबंगता से लड़ा गया है। और ये सब जो पढ़ाई थी लड़ने की, वो बचपन से ही घर पे देखी थी, तो ज़्यादा कोई समस्याएँ हुई नहीं। बेसिकली तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप राजनीति में हैं और आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं और अगर आप उस रीज़न से आप जेल जाते हैं, तो ये आपके लिए अचीवमेंट होता है। जी। तो मैं इसे चुनौती नहीं, आपका एज अ अचीवमेंट लो। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल अचीवमेंट है और ये तो हम लोगों के कुर्ते में लगे तमगे होते हैं। अगर हमारे जेल जाने से किसी वर्ग का भला हो रहा है, किसी वर्ग को अगर राहत मिल रही है, तो जेल जाने की क्या बात है? हमारे तो जो पुरखे रहे जिनने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जी। उनकी तो मौतें हुई इस देश को आज़ाद कराने के लिए और कइयों की शहादत तो ऐसी है जो दर्ज नहीं हुई इतिहास में। तो हम लोगों को इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। जी, बिल्कुल। और एक चीज़ है, अगला सवाल मेरा यही है कि जबलपुर को लेके, जबलपुर के विकास को लेके आपका दृष्टिकोण क्या है? और अध्यक्ष के रूप में वो कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें आप मेजर आपका फोकस रहेगा जबलपुर? देखिए, सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ा दर्द जो मैं महसूस करता हूँ कि जबलपुर शहर का जो नौजवान है, वो इस शहर से पलायन कर रहा है। और उसका बेसिक जो कारण है कि जबलपुर में ऐसे कोई आयाम नहीं है जिसमें जबलपुर का यूथ यहाँ पर रह सके। अपनी 12th की वो पढ़ाई पढ़ता है, उसके बाद वो ऑप्शन देखने लगता है कि कहीं बैंगलोर जाने का मौका मिल जाए, कहीं पुणे जाने का मिल जाए, कहीं मुंबई जाने का मौका मिल जाए, आसपास नागपुर चला जाए और वहाँ पर वो जाता है और वहीं पर पढ़ते-पढ़ते उसकी जॉब लग जाती है या वहीं पर कोई काम वो करने लगता है और वो सीधे-सीधे माइग्रेट हो जाती है वो जनरेशन जबलपुर के परिवार की। और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी ऊर्जा होती है नौजवान की, जो जबलपुर के विकास में, जबलपुर को स्ट्रेंथन बनाने में लगनी थी, वो जाके दूसरे राज्यों में लग जाती है। मैं समझता हूँ पिछले कुछ दशकों से जो जबलपुर की लीडरशिप है, वह बड़ी कमज़ोर रही है। इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि जबलपुर की बेसिक नीड कहाँ है। अगर कोई मेट्रो सिटीज़ अगर डेवलप होती हैं, अगर तरक्की करती हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि वहाँ पर रोज़गार के क्या अवसर हैं और यूथ कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए, सबकी उम्र अवस्था रहती है और उम्र अवस्था के हिसाब से क्षमताएँ रहती हैं। हिंदुस्तान एक नौजवान देश है इस समय और अगर नौजवान जिस भी धरा पर, जिस भी भूभाग में रहता है, अगर उसकी क्षमताएँ उस भाग में नहीं लगती हैं, तो वह भाग जो है वह पिछड़ता जाता है। तो वैसा ही जो इम्बैलेंस है डेवलपमेंट का, वो उसका दंश जबलपुर झेल रहा है और सबसे बड़ी मेरी पीड़ा अगर आप आज देखें जबलपुर को रखते हुए, तो सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि जबलपुर का नौजवान जबलपुर को छोड़ के जा रहा है। उसकी जो ताकत, ऊर्जा, स्ट्रेंथ जबलपुर में लगनी थी, वह जबलपुर में ना लग के दूसरे बड़े-बड़े शहरों में लग रही है और जबलपुर का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़े अगर कोई दोषी है, तो वे सत्ताधारी दल हैं, जिनने इस तरीके के अवसर यहाँ पर नहीं क्रिएट करे, जिनकी सोच इस ओर नहीं जा पाई कि हम क्या ऐसे यहाँ पर उपलब्धियाँ लेके आए जिससे नौजवान यहाँ पर रुक सके। जी, मेरा अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जबलपुर को कोई चीज़ मिल रही हो, जैसे हमारा ब्रह्मोस का सेंटर मिल रहा था, वो भी फिर अंत में जबलपुर से छीन लिया गया। इसके पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जबलपुर को आईआईटी मिल रहा था, वो भी छीन लिया गया। तो जबलपुर को कई बार ऐसी चीज़ें मिलती हैं, वो छिन जाती है। तो इस पे आप अपनी देखिए, इसका जवाब मैं पिछले आपके सवाल में पहले ही दे चुका हूँ कि जबलपुर की जो कमज़ोर लीडरशिप है, ये उसका परिणाम है।
जो ब्रह्मोस सेंटर की आपने बात करी, ये मेरा बड़े दिल का मुद्दा है। मैंने इसमें कई मंचों पर बोला है और कई जगह मैंने व्यक्तिगत डिबेटों में इस बात को बोला है। ब्रह्मोस सेंटर जो बरगी में खुलने वाला था, सुधीर मिश्रा जी जो कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े थे, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, लेकिन इतने बड़े पद पर वे पहुंचे, ब्रह्मोस के वे डायरेक्टर बने। एक अधिकारी होते हुए उनको अपनी जड़ से, जहां पर वे रहे हैं, पढ़े हैं, उनको ये संवेदना थी कि अगर मेरे रहते हुए ब्रह्मोस का सेंटर अगर जबलपुर में खुलता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और जबलपुर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना स्थान बना पाएगा। पूरा उनने प्रोजेक्ट तैयार करा, कहाँ बनेगा, कौन सी जमीन रहेगी। ब्रह्मोस में जो भी मिसाइल टेस्टेड होती हैं, आपने देखा उसमें पानी की आवश्यकता होती है। हमारे पास डैम था, पूरा जो उसमें वर्किंग थी आदरणीय सुधीर मिश्रा जी ने उसको करके दी। तत्कालीन हमारे सांसद महोदय राकेश सिंह जी के उनने खूब चक्कर लगाए, जबलपुर में लगाए, दिल्ली में लगाए, मंत्रालय के चक्कर लगाए, डिफेंस मिनिस्टर के लगाए, प्रधानमंत्री के लगाए। लेकिन जैसा मैंने बोला कि यहाँ का जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि था, जिसको ये चाहिए था कि अगर इतना बढ़िया प्रोजेक्ट खुद ब्रह्मोस डायरेक्टर ने तैयार करके दिया है तो थोड़ा सा अगर धक्का लगा दिया जाता तो वो सेंटर जबलपुर आ जाता। सुधीर मिश्रा जी ब्रह्मोस के डायरेक्टर थे, ब्यूरोक्रेसी से आते हैं वो। हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, वे इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें सांसद चुना है। जो इस क्षेत्र के प्रति भावना उस अधिकारी की थी जो कि उनकी बनती नहीं है, उनको सिर्फ अपना अधिकारी है, उनके कार्य क्षेत्र अलग है, लेकिन उनके अंदर ये भावना थी कि जिस शहर में मैं पला बड़ा हूँ वहां पर ये सेंटर आए। लेकिन जो जनप्रतिनिधि जिसको लाखों वोट देके इस शहर की जनता ने चुना, उस ब्रह्मोस को यहाँ पर वो नहीं ला पाए। ज्यादा कुछ उसमें अधिक परिश्रम नहीं करना था, सिर्फ जो कमजोर इच्छा शक्ति इस जबलपुर में लीडरशिप की चल रही है उसका ये दुष्परिणाम रहा कि ब्रह्मोस हमारे हाथ से निकल गया। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्टीमेटली इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि क्या चीज लाई जाए जिससे यहाँ पर लोग रुक सकें। अगर ब्रह्मोस का सेंटर यहाँ पर खुलता तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रोजगार क्रिएट होते, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यहाँ पर होता, कितने लोग बाहर से आते, आपकी होटल इंडस्ट्री बूस्ट करती, आपका एविएशन बूस्ट करता, आपके यहाँ की जो रियल एस्टेट है वह बूस्ट करते, और जो बरगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूलतः आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ पर हमेशा रोजगार की मांग होती रहती, उन आदिवासी समाज के लोगों को रोजगार मिलता, एक अलग ही लेवल का जबलपुर हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होना नहीं था, लीडरशिप की कमजोरी। थोड़ा ही अगर उस समय धक्का, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, माननीय राकेश सिंह जी जबलपुर के सांसद, सीधा सीधा मामला था, लेकिन नहीं करा गया। और प्रदेश में भी इनकी ही सरकार है। प्रदेश में भी इनकी सब चीज है। मैं बता रहा हूँ 90% जो उसका काम था, जो ग्राउंड लेवल का काम था, जो टेबल का काम था, वो सभी काम सुधीर मिश्रा जी ने उसको करके रखा था, पूरा प्रोजेक्ट बना के रखा था। और वह चक्कर लगाते थे कि ये प्रोजेक्ट हो जाए। जैसे एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए फाइल लेके चक्कर मारता है, वैसे वह अधिकारी फाइल लेके चक्कर मार रहा था कि जबलपुर में ब्रह्मोस सेंटर खुल जाए, लेकिन वो नहीं खुला। लेकिन जबलपुर तो गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और लगातार सांसद भी यहाँ से ही चुने जा रहे हैं। फिर भी या वो प्रतिनिधि इस बात को नहीं समझ रहे या जनता नहीं समझ रही है? अब ये सवाल अगर प्रतिनिधि की तरफ से आपको जवाब चाहिए तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं, और जनता की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक अजीब सा दौर अभी शुरू हुआ है धर्म की राजनीति का। इसके पहले आप जाएं तो आदमी काम की राजनीति की बात करता था, और जबलपुर में भी ये लोगों ने देखा है कि काम के आधार पर नेता लोग चुने जाते थे। ये दौर है, आया है, जाएगा। ये जो चश्मा लोगों के माथे में पहना दिया गया है, रोजगार की बात अगर नौजवान करने जाता है तो उसको हिंदू मुस्लिम के घेरे में डाल दिया जाता है। महिला अगर अपने सुरक्षा की बात करती है तो उसको हिंदू मुस्लिम समझा दिया जाता है। किसान अगर अपने मुआवजे की बात करता है, अपने उचित दाम की बात करता है, तो हिंदू मुसलमान में बांट के उसको समझा। तो एक आतंकवादी बोल दिया जाए। हाँ, किसानों को आतंकवादी बोल दिया, कहीं हरा भगवे का इशू चला दिया जाता है, कहीं बकरी गाय का इशू चला दिया जाता है। लेकिन अभी ये चीज ओवर हो चुकी है। 11 साल बहुत लंबा समय होता है किसी को भी मूर्ख बनाने का। इस प्रदेश की और देश की और इस जबलपुर की भी जनता धीरे धीरे भाप रही है कि जितने भी झूठे वादे किए गए थे वो धरातल पे भी झूठे ही साबित हो रहे हैं। जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और दूसरा सवाल है कि बिजली की समस्या आमतौर पे मध्य प्रदेश में या विशेषकर जबलपुर में बहुत बड़ी समस्या है, और इससे संबंधित आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने बाकायदा एक सेल बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसके आप
प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जी। तो उसमें थोड़ा-सा अपना जी, जी। देखिए, बिजली विषय पर सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डुअल डायलॉग चलाती है। एक तरफ बोलती है कि हमारे पास पर्याप्त कोयला है, एक तरफ बोलती है हमारे पास पर्याप्त बिजली है, दूसरी तरफ सप्लाई शेडिंग आप करते हैं, फिर कहीं मेंटेनेंस के नाम पे आप कटौती करते हैं। अपने राज्य को बिजली पहुँचा नहीं पा रहे हैं, दूसरे राज्यों को आप बेचते हैं। ये नेशनल पॉलिसी बनती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में भी है, स्टेट में ही है। जहाँ पर उनके राज्यों को देने का दबाव रहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको देती है। बिजली विभाग सबसे बीमारू विभाग इस मध्य प्रदेश का है। इस 20 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी विभाग को अगर गर्त में डाला गया है तो वो बिजली विभाग है। आज बिजली विभाग में काम करने वाला जो व्यक्ति है, 90% व्यक्ति जो है वो आउटसोर्स कर्मी है। ना उसकी कोई ट्रेनिंग हुई है, ना उसकी कोई क्वालिफिकेशन है। एक ठेकेदार आता है, मैन पावर का ठेका लेता है, अपनी लेबर लगाता है, उसी को लाइनमैन बना दिया जाता है, उसी को ऑपरेटर बना दिया जाता है, उसी को ऑफिस वर्क में लगा दिया जाता है। जो बिजली मैं समझता हूँ सबसे टेक्निकल विभाग होता है किसी भी स्टेट का, उस टेक्निकल विभाग में अनस्किल्ड लोगों को लगा दिया गया है। उससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है, दूसरा जो आउटसोर्स कर्मी है जिसकी ट्रेनिंग नहीं है, आए दिन आप देखते होंगे उसकी मौत की खबरें आती हैं। साफ तौर पे बिजली विभाग को प्राइवेटाइज करने की ओर सरकार धीरे 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 लेते हुए जा रही है। जैसे आपने अभी देखा कि स्मार्ट मीटर लगाने का बिजली विभाग का ये तर्क है कि हम अगर किसी घर के कंज्यूमर के घर पे स्मार्ट मीटर अगर लगा देते हैं तो लाइनमैन की मीटर रीडर की आवश्यकता नहीं होगी, ऑटोमेटिकली उनके ऑफिस से ही उसकी रीडिंग हो जाएगी। किसी ने बिल नहीं भरा तो वहीं से वे सप्लाई रोक देंगे और किसी की सप्लाई वहां चालू कर देंगे। लेकिन इस स्मार्ट मीटर में बहुत बड़ा लकूना है और ये बहुत डिफेक्टिव मीटर है। ये सिंपल वैसे ही है जैसे कोई भी आप अपने कंप्यूटर को रिमोट पे देके किसी से भी एक्सेस करा सकते, वैसे ही वह स्मार्ट मीटर बिजली विभाग का अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के किसी की भी रीडिंग बढ़ा सकता है, किसी की रीडिंग घटा सकता है। ये तो कंज्यूमर के पार्ट की बात हो गई। लेकिन एज ऑफ होल अगर आप सिनेरियो देखें, सीन देखें, तो स्मार्ट मीटर लगा के, चूंकि नई भर्ती कर नहीं सकते हैं, जितने भी लाइनमैन हैं वो लगभग 60, 61, 59 साल की उम्र के हैं। साल 2 साल में वो सब रिटायर हो जाएंगे। फिर 100% जो बिजली विभाग है वो आउटसोर्स के कंधे पर रहेगा, आउटसोर्स कर्मी उसको चलाने का काम करेंगे। जब इसको पूर्णतः बीमारू विभाग बना दिया जाएगा तो पूरा जो बिजली विभाग है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सीधे कोई प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाएगा। तो आज जो बिजली हम ले रहे हैं वो कम से कम 10 गुना महंगी होगी। आज जो लाइनमैन आपके यहाँ बिजली के बिल के लिए आता है कि बिजली का बिल भर दिया जाए, आप आधा भी भर देते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन उस समय बिजली विभाग का जो मालिक रहेगा बिजली कंपनी को जिसने खरीदा होगा, वह आपके घर पे बाउंसर भेजेगा और स्मार्ट मीटर के रहते हुए उसी के ऑफिस से आपकी बिजली जो है सप्लाई उसको बंद कर दी जाएगी। साफ तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है हर चीज को निजीकरण की ओर ले जाने के लिए, वैसा ही काम बिजली विभाग के साथ किया जा रहा है। इस मुद्दे को चलाते हुए, इस मुहिम अभियान को चलाते हुए हम लोगों को लगभग 11 साल हो गए। उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी थे। जब उनने इस मूवमेंट को देखा और आसपास के जिलों में भी हम लोग जाके, अब चूंकि मूवमेंट इतना बड़ा हो गया था, हर कहीं से लोगों के फोन आते थे, क्या करा जाए, कैसा किया जाए समस्याओं पे। तो उसमें हम लोग काम करते थे। कमलनाथ जी को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने बोला कि यार सौरभ, इसको और कैसा विस्तारित किया जा सकता है। तो हमने कहा साहब, बिजली हर घर की, हर व्यापारी की, हर खेत की, हर वर्ग की, गरीब से लेके रईस से लेके हर लिंग की व्यक्ति की आवश्यकता है। तो इसमें आप एक अलग से सेल बना दीजिए। बोले तुम इसकी जवाबदारी लोगे? मैंने कहा बिल्कुल लूंगा। इसका एक कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ सेल बनाया गया पूरे मध्य प्रदेश में। इसका हम लोगों ने पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, कहाँ कैसे बिजली विभाग गड़बड़ियां करता है, किस तरीके से कंज्यूमर को लूटता है, क्या क्या उनके हिडन चार्जेस रहते हैं, क्या क्या उनकी हिडन पॉलिसीज रहती हैं, वो सब, क्योंकि 11 साल बहुत लंबा समय होता है, पूरा अध्ययन करके वो सब हम लोगों के पास है। तो ऐसे ऐसे वर्करों को हम लोगों ने ट्रेन करा और पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रकोष्ठ काम करता है। कोई भी कंज्यूमर को दिक्कत होती है किसी भी जिले में, तो हमारा वहाँ पर जो कार्य करता है उससे वह संपर्क करता है और उसको आराम मिलता है। बिजली विभाग से लड़ने में हमारा सिपाही उनके साथ खड़ा रहता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जनता को किसी चीज़ की तकलीफ होती है तो सबसे पहले उसके पास ये पता नहीं होता कि किसके पास जाए। देखिए, हम लोगों ने पब्लिक के लिए
बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म डेवलप करा है इस 11 साल में। जी 100 कंप्लेन अगर जबलपुर शहर में होती हैं बिजली की, तो 70 पहले हम लोगों के पास आती हैं और 30 उनके पास जाती हैं। और जो जबलपुर में तो स्थिति ये है विक्की भाई कि पब्लिक ये समझ गई है कि बिजली की अगर आपको कंप्लेन करना है तो जो कांग्रेस का हेल्पलाइन नंबर है आप उसमें करें, क्योंकि 1912 जो नंबर है वो एक फ्रॉड नंबर है बिजली विभाग के द्वारा। उसमें आप कंप्लेन करते हैं, 2 घंटे बाद आपको मैसेज आता है आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व कर दिया गया। आपकी कंप्लेन ना किसी ने सुनी, ना किसी ने एड्रेस करी, ना उस पर काम हुआ। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटेड उनका सिस्टम है, आदमी सोचता है 1912 में मैंने कंप्लेन करी उसका काम होगा, लेकिन 100% उसका नेगेटिव रिजल्ट है, किसी के कोई काम नहीं होते। और जो हमारी हेल्पलाइन है 24 घंटे हमारी पूरी टीम उसमें लगी रहती है। कहीं से शहर के कोई भी कोने से उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो तत्काल उनका काम करने के लिए हमारा कार्यकर्ता तैयार है। और क्योंकि आम जनता की ये भी प्रॉब्लम होती है ना, उन्होंने सरकारी विभाग में कंप्लेंट की, पर उसके बाद सरकारी विभाग अगर रिप्लाई नहीं दिया या कुछ नहीं किया तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, उसका कारण ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, क्वालिटी ऑफ वर्कर्स नहीं है, क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स नहीं है। उनको तो बस इतना है कि ये कंप्लेन आ रही है, 2 घंटे बाद बोलना है कंप्लेन सॉल्व हो गई। उतना उतना टाइम सेटेड प्रोग्राम नहीं है ना, लोग नहीं है, बेसिक आउटसोर्स पे काम चल रहा है। जो वहां बैठे हैं बेचारे वो तो अपना पेट पालने के लिए 7-8 हजार रुपए की नौकरी के लिए बैठे हैं। उनको थोड़ी ना पता कि कैसे प्रॉब्लम को अच्छा। और जब कभी प्रॉब्लम अता हो जाती है, जब कभी ऐसा आंधी तूफान चलता है, एरिया के एरिया बंद हो जाते हैं, तो कंज्यूमर जाके उस जो एफओसी बोलते हैं जहां पर कंप्लेन दर्ज करी जाती है वहां जाके वो हल्ला मचाता है। और वो आउटसोर्स कर्मी बेचारा वहां बैठा रहता है, जिसको पता नहीं, उसको ही आक्रोश झेलना पड़ता है। जो अधिकारी हैं वे तो मोबाइल बंद करके भाग जाते हैं। तो वो उनकी जो प्रॉब्लम है कंज्यूमर की, वो कहीं कोर्ट ही नहीं होती है। तो सॉल्व होना तो आप दूर की बात समझ लीजिए। तो हमारा जो कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ का जो प्लेटफॉर्म है, उसके लिए कार्यकर्ता, जब भी कभी ऐसी स्थिति होती है, आंधी तूफान चलता है, तो हमारा पूरा जो कार्यकर्ता है अलर्ट मोड पे हो जाता है, रात भर जगता है। बेसिकली जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग है उसको दूसरा बीएसएनएल बनाने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट बन ही गया है। पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है, पब्लिक को सड़कों पर उतरने की जरूरत है, पब्लिक को समझने की आवश्यकता है कि अगर ये प्राइवेटाइज हो गया तो आगे जाके बिजली की क्या स्थिति होनी है, और फिर आप इनसे लड़ भी नहीं सकते। फिर तो वही हाल है कि ये है, यही है, ऐसा ही है, इतना ही का है और लेना ही है। लेना है तो लो, नहीं तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं। जैसे आज ऑप्शन नहीं है, बीएसएनएल नहीं है, कंपटीशन नहीं है, जब जो चाहे जितना रेट चाहे उतना बढ़ जाएगा और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट। जहाँ कॉम्पिटिटर रह रहे हैं वहाँ थोड़ा क्वालिटी होती भी है बेहतर, पर जहाँ मोनोपोली आ गई तो वहाँ मोनोपोली। दूसरा ये है कि कोई भी उपकरण अगर सरकारी रहे तो सरकारी से कम एक वो रहता है कि एक क्वालिटी की बात रहती है, और दूसरा थोड़ा लिबरल पॉलिसी हो सकती है। जी, प्राइवेट आदमी व्यापार करने आया, आप देखिए अगर कहीं टैक्स की बात होती है तो सरकारें समय समय पर लिबरल हो जाती हैं, छूट देती हैं, लेकिन ये प्राइवेट में थोड़ी ना होगा। नहीं वो तो सिर्फ तो सोच ये कांग्रेस और बीजेपी में बेसिक जो डिफरेंस है, कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीयकरण की ओर सोचती है। कांग्रेस सोचती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो सरकार के हाथ में, सरकार के कंट्रोल में रहे। भारतीय जनता पार्टी सोचती कैसे ये सरकार के हाथ से छुड़ा के कैसे निजी हाथों को दे दिया जाए। अल्टीमेटली आप अगर किसी व्यक्ति से भी अगर बात करेंगे कि आपको कौन सी पॉलिसी अच्छी लगती है, तो स्वाभाविक है जो राष्ट्रीयकरण की पॉलिसी है वह आम जनता ज्यादा पसंद करती। आप देखिए एक दौर था जब सरकारी नौकरी अगर हो गई तो परिवार संतुष्ट हो जाता था, बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। लड़के का रिश्ता भी लेके जाते थे तो बताते थे कि सरकारी नौकरी लग गई। अब कहाँ सरकारी नौकरियां लग रही? बिजली विभाग में नौकरियां लगती थी, डिफेंस में नौकरियां लगती थी, पीएनटी में नौकरियां लगती थी, बीएसएनएल में नौकरियां लगती थी। बीएसएनएल में नौकरी लगी है सरकारी आदमी, लड़की की अच्छी जगह शादी हो जाती थी, और जो बिटिया घर आती थी उसके घर वाले भी संतुष्ट होते थे कि सरकारी नौकरी लगी है। अब ये पूरा सीन सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है और बदलने की ओर अग्रसर है। आप युवा नेता हैं, आप युवाओं के हमेशा लड़ते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप युवाओं को इस विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है, पेट्रोल से रेट हर चीज़ महंगाई बढ़ते जा रही है, लेकिन जब युवाओं को उनका जो अधिकार है रोजगार का
वो छीन के उनको ये जो संविदा भर्तियां होती है या जो ठेके पे नौकरियां दी जाती है, जब वो दी जाती है और वो भी सिर्फ 6 से 7 हज़ार, तो 6 से 7 हज़ार में क्या होता है आज के तारीख में? तो मैं दोनों चीज़ चाहूँगा। पहली चीज़ चाहूँगा कि आप जो फिर जो सरकार है, जो भी पावर में है, जी। उनको आप क्या मैसेज देंगे इस संबंध में? और बेरोज़गार युवकों को भी, दोनों के लिए आपका मैसेज देखिए, युवाओं को, नौजवानों को तो मैं ये कहूँगा कि भाई आपको देख के वो एग्ज़ाम्पल सेट करें। आप भी एक नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे। आप जबलपुर शहर नहीं छोड़ रहे। जी। आप जबलपुर शहर नहीं छोड़ें, परिस्थितियाँ हैं, आएँगी जाएँगी। लेकिन आप अगर जबलपुर में टिके रहेंगे तो आप सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, आप सबको दबाव में ला सकते हैं कि हमारे लिए आप जॉब क्रिएशन का काम करें। आप स्टार्टअप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नए-नए इनोवेशन काम कर सकते हैं जिससे आपकी आय भी हो, आपका काम भी जमे। लेकिन आप अगर जबलपुर छोड़ के जा रहे हैं तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वे यहाँ पर अकेले रह जा रहे हैं। आप देखिए, जबलपुर जो है बुजुर्गों का शहर बन चुका है। मेरा आपसे आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से युवाओं से निवेदन है कि आप जबलपुर को ना छोड़ें। नए-नए आजकल तो इतने अवसर हो गए हैं, अगर सरकारें काम नहीं भी करें, तो आप बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। और जब आप जबलपुर में रहेंगे तो सरकार पे भी आप दबाव बना सकते हैं। हो क्या रहा है कि जब भी कभी कोई ऐसा मूवमेंट, एजिटेशन होता है अगर युवाओं के लिए, तो युवा इन्वॉल्व नहीं होता। और इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत कम प्रतिशत में बचा हुआ है। वो जहाँ कहीं होगा वहाँ से ज़रूर देख लेता होगा अपने सेल पे कि हाँ, जबलपुर में एक मूवमेंट हुआ, एनएसयूआई ने करा, कांग्रेस ने करा, 4-6 जो थे वो आ गए। लेकिन जो मास मूवमेंट यूथ को करना चाहिए, लीड ऑपोजिशन को करना चाहिए, वो सीन नहीं बन रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सरकारें हैं वे बेलगाम हैं। आप लोग आइए, सड़कों पर उतरिए, ये आपका अधिकार है कि आपको अपने घर पर, आपको अपने क्षेत्र पर रोजगार मिले, आपको अपने क्षेत्र पर काम मिले। ये सरकार की ड्यूटी बनती है डेमोक्रेसी में। लेकिन आप अगर अपना पार्ट छोड़ रहे हैं तो सरकारें बेलगाम हो रही हैं। तो आप जबलपुर शहर में रहिए, अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए एजिटेशन करिए। अगला सवाल ये है कि जो वर्तमान राजनीति परिदृश्य है, चाहे वो मध्य प्रदेश का है या केंद्र का है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, पूरे देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, आदमी को भटकाव की स्थिति में ला दिया गया है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, सबसे पहले लोगों के पेट भरने की बात हुई, फिर लोगों के हाथ में रोजगार देने की बात हुई, फिर इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, फिर इस देश में क्वालिटी वर्क की बात हुई, फिर आदमी का कैसे जीवन यापन अच्छे से चले उसकी बात हुई। उस समय का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, सिर्फ इसी चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमता था। जी। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए हो सके, एग्रीकल्चर के लिए सरलता हो, कैसे डैम्स बन सके, हेल्थ इस हिंदुस्तान के देश के लोगों की अच्छी रहे तो कैसे-कैसे आपके हॉस्पिटल्स बन सके, एम्स बन सके, कई अनुसंधान केंद्र बन सके। हम अपने देश में कैसे स्ट्रेंथन रहें, हमारे पड़ोसी देश हो चाहे कोई भी देश हो, वह हम पे आँख ना उठा सकें तो हमारा डिफेंस, हमारी मिलिट्री मजबूत रहे, इस ओर ध्यान चलता था। लेकिन जैसे-जैसे भारतीय जनता पार्टी का दौर आया, इस सबको ठंडे बस्ते में डाल के सिर्फ एक बात पे काम चल रहा है, हिंदू मुसलमान। बिल्कुल सही। ये देश लगभग 140-150 करोड़ की आबादी का हो गया है। अनेकों जात, अनेकों धर्म, अनेकों संप्रदाय के लोग कई समय से रह रहे हैं। इस देश में उतनी अराजकता, इस सांप्रदायिकता वाले माहौल की कभी नहीं बनाई गई, जैसे कभी रही। इक्का-दुक्का कहीं मामले होते थे और समय पर वो सब सॉल्व हो जाते थे, लोग फिर आपस में साथ में रहने लगते थे। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना मुख्य मुद्दा बनाया है, उनका फ्रंट फेस इश्यू जो इनने सांप्रदायिकता को रखा है, कम्युनलिज्म को रखा हुआ है, ये इस देश के लिए बड़ा ही दुखदाई है। आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, इससे थोड़ा-थोड़ा उभरा है। जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी 2014 से अभी तक करती आ रही है, आम जनमानस भी समझ रहा है कि इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान की साख अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी कारण से है, तो इसी कारण से है कि हमारे यहाँ अनेकों जात धर्म के लोग रहते हैं। हमारा जो संविधान भी जो रचा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, वह किसी भी वर्ग के रहे हों, लेकिन उनने जो संविधान बनाया, जो अधिकार एक गरीब आदमी को है, वही अधिकार एक रईस आदमी को है। जो अधिकार
अमुक समाज के दल को है, वही दूसरे समाज के व्यक्ति को है। तो जब हमारा संविधान ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन के समय इस तरीके की परिकल्पना से संविधान का निर्माण करा है, तो देश तो उस आधार पे चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उस समय भी ये संविधान के विरोधी थे, देश की आज़ादी के विरोधी थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आप इतिहास उठा के देख लें, वो तो कभी चाहते नहीं थे कि हिंदुस्तान आज़ाद हो। वह तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर लड़ाई लड़ा करते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी मुखबरियां कर करके इनाम पाते थे। तो इनकी शुरू से ये पॉलिसी रही है कि देश अगर चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन और नियम से नहीं चलेगा। तो उससे अगर आम जनता को भटकाना है, उस इशू से आम जनता को अगर भटकाना है, तो सिंपल बात है, भावनाओं का देश है, आप हिंदू मुसलमान छेड़ दो। लेकिन अब जनता इससे ऊब चुकी है। अब नौजवान को रोजगार चाहिए, किसान को अपना उचित मूल्य चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, और देश के प्रत्येक नागरिक को हिंदुस्तान में रहने के लिए एक सुरक्षा का भाव चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम पर कोई आंख नहीं उठा सकता। जी। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि विकास की बहुत बात होती है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ये हो रही है। युवाओं को पीछे रख के, युवाओं को बेरोजगार रख के क्या विकास संभव है? क्योंकि जैसे आपने ही बताया कि लगातार भर्तियां तो होने रही है, जो भी है प्राइवेट्स में भी जो जॉब्स है वो कैसे होता है कि बहुत ही मतलब लोगों को कम सैलरी पे जॉब दिया जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जाता है काइंड ऑफ, ताकि एक बंदे से दो बंदे की वर्क ले लिया जाए। तो अगर आप युवाओं को ही पीछे रखेंगे, उनको ही उनका प्रॉपर जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं देंगे, तो युवाओं को बेरोजगार रख के विकास कैसे संभव हुआ है? देखिए, विकास तो कागजों में दिखाया जा रहा है। जब ज्यादा विकास की बात होती तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पकोड़ा तलो, तो वो हो जाएगा रोजगार है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जबलपुर का जो लड़का है वो जबलपुर छोड़ के बड़े शहर जा रहा है, बड़े शहर का जो लड़का है वो देश को छोड़ के बड़े देश में जाने का काम कर रहा है। जब आप चीजों को प्राइवेटाइज कर देंगे, क्या आप मान सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास जॉब श्योरिटी रहेगी? सरकारी नौकरी में एक जॉब श्योरिटी रहती है। आपने देखा कोरोना काल का समय, उसके पहले जब सब प्राइम इशू आया था, तब आपने देखा एकदम से जॉब कट कर दी जाती है। एकदम से जो व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है उसको लेटर आ जाता है, कल से आप नहीं आइएगा। उस व्यक्ति को, उस परिवार की भावनाओं का आप अंदाजा करें, जो एकदम से रातों रात शौक में आ जाता है कि कल से मेरी सैलरी बंद हो गई। तो इस तरीके का पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का कोई माहौल नहीं बनाया जा रहा। नौजवानों के लिए 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 2014 के चुनाव का वादा था, 2025 आ गया, 22 करोड़ नौकरी, 20 लाख भी नौकरियां अगर हुई हो तो आप बता दीजिए। भाषण आप कुछ भी कर लीजिए, जिस तरीके से इस हिंदुस्तान के राष्ट्रीय मीडिया को गिरफ्त में लेके जो आम आदमी है, आप समझिए उसका जीवन जो है बड़ा संकुचित जीवन रहता है। सुबह काम पे निकलता है, शाम को घर आता है, घंटा 2 घंटा टीवी देखता है, और जब वो टीवी में देखता है विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसको लगता है सही में विकास हो रहा है। लेकिन आप देखिए नौजवानों की हालत इस देश में बहुत ही बुरी है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार उस ओर सोच नहीं रही है, और ये भी तय है कि वो सोचेगी भी नहीं, क्योंकि मैं आपको उनकी आइडियोलॉजी, उनके काम करने के तरीके बता चुका हूँ। वे समझते सब हैं, जी। ये उस ओर करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो इस बात की स्वीकृति नहीं देती है कि आप इस ओर ध्यान दें। तो स्वाभाविक है, जो उनकी सोच है उस हिसाब से वे अपना काम कर रहे हैं। सोचना इस देश के लोगों को है, इस प्रदेश के लोगों को है, इस शहर के लोगों को है कि 1947 से लेकर 50-60 साल में कांग्रेस पार्टी इस देश को लेके आई है। बिल्कुल सही। युवाओं से जुड़ा सवाल है कि आपके क्या विचार है कि युवाओं को राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या भूमिका होनी चाहिए? चाहे वो उनके मतलब अपने लिए हो या देश के लिए हो, या जिस तरीके के आज के समय में जो चीज़ें की जा रही है, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, उन सब चीज़ों को लेके राजनीति में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो? और आप युवाओं को जोड़ने के लिए क्या? देखिए, मेरा तो कहना अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नौजवानों को राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए। हिंदुस्तान का जो जन्म है वह आंदोलन से ही हुआ है। जी। आप किसी भी वर्क में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके इस देश में काम चलेगा नहीं। जैसा मैंने आपसे बोला, मैं पॉलिटिशियन हूँ, कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ,
मैं युवाओं की बात करूं, लेकिन युवा उसमें अगर नहीं आएगा जी, तो कैसे वो इशू रेज होगा, सही बात। कैसे उस वर्ग की आवाज आएगी। आप अगर सच्ची पॉलिटिशियन से अगर एक्सपेक्ट करोगे कि मैं जाके नौजवान की बात करूं, लेकिन मैं आऊंगा नहीं, मैं घर पे बैठा हूं और मैं बेंगलोर में बैठा हूं और वहां से आप व्हाट्सएप पे थंब मार रहे हो कि बहुत बढ़िया करा सौरभ भाई आपने, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सही, आपको अपने हक अधिकार के लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 24 घंटे इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, लेकिन आपके अंदर एक जीन होनी चाहिए, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, मैं व्यस्क हो गया हूँ, मैंने अपने जनप्रतिनिधि को वोट दिया है, मेरा जनप्रतिनिधि चुनाव में आया था, उसने मेरे को ये प्रॉमिस करा था, अब वो इस बात से अलग हो रहा है, तो मैं उसकी कॉलर क्यों नहीं पकड़ूं जाके, मैं उसको सड़क पे क्यों नहीं लेके आऊं। ये आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो ऐसे डेमोक्रेटिक देश में लोगों को समझना चाहिए कि आप जब किसी व्यक्ति को अगर वोट देते हैं तो आपके वोट से 5 साल वह व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है और वो आपका सेवक रहता है, आपका नौकर रहता है, और आपने उसको चुना ही इसलिए है। ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आपके एक वोट पे आपका वो काम करे। लेकिन आदमी वोट को बहुत हल्के में लेता है, वो जिसको चुनाव जिताता है उसको वो अपना मालिक समझने लगता है, उससे डरने लगता है, उससे झेपने लगता है। जिस दिन इस शहर की, इस देश की, इस प्रदेश की जनता अपने वोट का मूल्यांकन करने लगे, अपने वोट की ताकत समझने लगे, उस वोट की औकात हैसियत समझने लगे, तब सब वर्ग खुश हो जाएंगे, तब सब वर्गों के काम होने लगेंगे, और जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनको भी अपना जो ड्यूटी है, उनको जो कर्तव्य है, उसका भी बोध होने लगेगा। नौजवानों को जोड़ने के लिए हमारा एक विरासत कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग लगातार 12 महीने 24 घंटे 365 दिन इस देश की जो विरासत रही, इस देश का जो जन्म हुआ है, इस देश की आज़ादी के बाद से नव निर्माण में जो चीज़ें हुई हैं, जो डेवलपमेंट में भी, उससे यूथ को हम लोगों को परिचय कराना है। क्योंकि आज का जो यूथ है वह तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ, बहुत साल बाद। बहुत साल बाद पैदा हुआ, तो उसको वो चीज़ पता नहीं है। इसीलिए वो जो हिंदुस्तान की जड़ है, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, उस आत्मा से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आप उस दौर के नौजवानों को देखिए, शहीद भगत सिंह, आपके राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये भी तो नौजवान थे ना उस दौर के। तो 23 साल के थे। आज जो 23 साल का बच्चा है, तो उस 23 साल का लड़का जो भगत सिंह था, वैचारिक था, क्रांतिकारी था, घर द्वार छोड़ के, उस समय की नीड थी आजादी, वो भिड़ गया उसमें। आज थोड़ी ना भगत सिंह पैदा होते तो शहीद होते या कुर्बान होते, लेकिन आज आप भी तो 23 साल के बच्चे हो। आज की परिस्थितियां क्या बोल रही हैं? नहीं, कि आप इस देश को समझें, इस देश की आइडियोलॉजी को समझें। ये देश सेकुलरिज्म पे चलेगा, ये देश सोशलिज्म पे चलेगा, ये देश कम्युनिज्म पे नहीं चलेगा। तो नौजवानों को जोड़ने के लिए वो हम लोगों का एक प्रोग्राम रेडी है, महीना 2 महीना में हम लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं। न केवल कांग्रेस, पूरे जबलपुर के जो भी नौजवान हैं उनको हम लोग अप्रोच करेंगे। इस देश की जो विरासत है, इस देश की जो हिस्ट्री है, इस देश की जो सोल है, उसके दर्शन कराएंगे और उससे उन लड़कों को तैयार करेंगे। सरकार हमारी हो चाहे किसी की भी हो, पहले आप अपने राइट समझें। जिस राइट्स के चलते इस देश के नौजवानों ने इस देश को आजाद कराया, वो राइट आपको और अच्छे से मिले हैं डेमोक्रेसी जब हमारी बनी और जब हमारा संविधान बना। ये अपील लेके हम लोग नौजवानों के बीच जा रहे हैं और उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप में आए चाहे अप्रत्यक्ष रूप में आए, लेकिन आप अपने राइट्स को समझें, आप अपने हक अधिकारों को समझें। आपने अभी जो बात की शहीद आजम भगत सिंह की, तो उस वक्त ऐसे थे, माहौल था, या लोग इतने अवेयर थे कि वो उन्होंने भगत सिंह को समझा? लेकिन अभी कुछ ही साल पुराना एक मैटर है, सेम भगत सिंह जी की तरह ही कुछ युवा संसद भवन में पहुंचते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं भैरों को सुनाने के लिए हमने आवाज़ किया है। वो क्या बात करते हैं? बेरोजगारी की और करप्शन की, और बेसिकली उनका मैटर यही था, बेरोजगारी करप्शन को लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन वो बेचारे, उनके साथ क्या हुआ? हाँ ठीक है, वो तो होगा। आप जब क्रांति करोगे, आप जेल जाओगे, लाठी खाओगे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? भगत सिंह, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं क्या युवा वर्ग उनको सपोर्ट करने आगे नहीं आया। वही तो बोल रहा हूँ, जी युवा उस सोल, उस चीज, उस इशू से जुड़ा ही नहीं है। जी। आप उस समय सोचिए, फांसी पे चढ़ने के लिए मरे जा रहे हैं, पहले मैं चढ़ूं, पहले मैं चढ़ूं, पहले मैं चढ़ूं।
आज आप जो इश्यूज हैं, जो आपके हक हैं, जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज का विरोध करने के लिए अगर डर रहे हो, उस पॉलिसीज के लिए निकल नहीं रहे हो, अपने राइट के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो कहाँ आप भगत सिंह से प्रेरणा लोगे? उन नौजवानों जो संसद में किया, बिल्कुल सही करा, क्या उसमें क्या गलत था? मेरा ही मान लेकिन हाँ, नौजवान नहीं आया, तो उन्हीं को तो हम लोग जागृत करने निकल रहे हैं। उसी के लिए तो हम विक्की भाई जैसे नौजवानों से भी अपील करते हैं कि आप अपने देखिए, एक जिस वर्ग का आदमी होता है, जिस एज ग्रुप का होता है, वो उसी से कनेक्ट करता है। आप पार्क जाएंगे, हमारे बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनका एक ग्रुप रहता है, बुजुर्ग लोग रहते हैं, अपने आपस में कनेक्ट, लेकिन एक छोटा बच्चा उनसे कनेक्ट नहीं कर सकता। एक महिला महिला ही से कनेक्ट कर सकती है, सहेली और दोस्त के तौर पे। आप लोग नौजवान हैं, नौजवानों का ये दायित्व बनता है कि जब उस समय वो नौजवान वहां पर रोजगार की बात करने गया था ना, क्या करने गया रहा, कुछ नहीं, और पढ़े लिखा लड़का था, पढ़े लिखे। वो भी चाहता तो ठीक है, उसके माँ बाप भी बोलते तुम्हें क्या करना, तुम्हारी अच्छी नौकरी है, लेकिन किसी को तो आगे आना पड़ेगा। सबसे बड़ा अगर शोषण किसी वर्ग के साथ हो रहा है तो नौजवानों के साथ हो रहा है। सही। और नौजवान अगर ठंडा बैठा है, आप व्यवस्था से सवाल नहीं कर रहे, व्यवस्था से लड़ नहीं रहे हो, मुंह बंद करे उस व्यवस्था को बर्दाश्त कर रहे हो, तो मैं समझता हूं कि आपने भगत सिंह को नहीं पढ़ा। आपको भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में जो आवश्यकता है, जिस तरीके की क्रांति की आवश्यकता है, उस क्रांति के रास्ते पर आपको निकलना पड़ेगा, तब आपको आपका अधिकार मिलेगा। ये चाहे गुलामी के दौर की बात हो, चाहे आज़ादी के दौर की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की बात हो, चाहे विश्व के कोई भी देश की बात हो, कहीं भी अगर गलत पॉलिसियां हैं तो उसके लिए नौजवानों को एजिटेट होना ही पड़ेगा। बेसिकली आपका ये युवाओं से कहना है कि अगर भगत सिंह बन नहीं सकते तो जो भगत सिंह है उनके साथ खड़े हो जाओ। अगर आप में उतना मादा नहीं है, आपकी उतनी परिस्थितियां नहीं है, आपका हो सकता है हर किसी के अंदर उतनी डेयरिंग नहीं होती है, लेकिन कम से कम आप खड़े होके ऐसे नौजवानों का हौसला तो बुलंद कर सकते हैं। इतने की आवश्यकता है, देश खड़ा हो जाएगा, नौजवान खड़ा हो जाएगा, हर सरकार से सवाल पूछने लगेगा। मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सरकार गलत पॉलिसियां कर रही है, जो सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है, जो सरकार उनके घर पे उनको रोजगार न देने के कारण नौजवान का पलायन नहीं रोक पा रही, ऐसी सब सरकारों का नौजवान को विरोध करना चाहिए। और फिर एक निरंकुशता है उसको भी थोड़ा स्टॉप किया जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली बनी बात है। देखिए अंग्रेज भागे इसलिए थे कि देश खड़ा हो गया था। अंग्रेज जब भागे तो इसी कारण से भागे। मेरा अगला सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पे मजबूत करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए साल 2025 हमारे जो प्रदेश के चीफ हैं माननीय जीतू पटवारी जी, इस 2025 को हम लोग संगठन संघर्ष वर्ष के तौर पे मना रहे हैं। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में सभी डीसीसी प्रेसिडेंटों की मीटिंग हुई, वहां पर एक हम लोगों को पूरा प्रोग्राम दिया गया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक अच्छा कॉन्क्रीट संगठन बना सके। तो ये पूरा जो साल है हम लोग संगठन संघर्ष वर्ष के तौर पे मना रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले माह से ही मैंने एक वार्ड भ्रमण कार्यक्रम शुरू करा है, जिसमें उस वार्ड में रहने वाले हमारे जिस भी वर्ग के कार्यकर्ता हैं उनके घर हम लोग जा रहे हैं। अमूमन होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी हो कार्यकर्ताओं को बुलाती है और कार्यकर्ता आता है, मूवमेंट होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, लेकिन अब पार्टी उनके घर जा रही है ताकि उनका भी मान बढ़े, उनको भी महत्व मिले कि हम जिस संगठन से जुड़े हैं वह संगठन भी हमारी तवज्जो रखता है, हमको हमारे पास आता है। पूरा प्रोग्राम आ गया। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जहाँ चेंज होने वहाँ चेंज होंगे, मंडलम के बाद बीएलए, और फिर प्रोग्राम आएंगे और सीधे ग्राउंड लेवल तक हमारा ये प्रोग्राम पहुंचने जा रहा है। इसी से जुड़ा नया सवाल है, अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने भी ये कहा था कि पहले उतने शक्ति उतने पावर जिला अध्यक्षों को कांग्रेस ने नहीं दिया था, लेकिन अब वो देने जा रहे हैं। तो क्या अब जो आपको शक्ति मिलेगी वो कांग्रेस को मजबूत करने में किस हद तक कामयाब? देखिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन कांग्रेस आला कमान ने लिया है। अमूमन होता ये है कि कांग्रेस का जो नगर अध्यक्ष रहता है वो एक शोभा की सुपारी टाइप रहता है, जो भी डिसीजन है, जो वरिष्ठ नेता है वो सब ले लेते हैं और वहीं के वहीं हो जाता है। राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने इस बात को महसूस करा कि अगर संगठन को स्ट्रेंथन नहीं बनाएंगे, संगठन को अगर हम अधिकार नहीं देंगे, तो पार्टी आगे तेज अच्छे से चल नहीं सकती है। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो अगर जीतता है तो उसके ऊपर एक जवाबदारी आ जाती है, हारता है डिमोरलाइज होकर घर बैठ जाता है, और जब वो चुनाव लड़ता है तो वह अपनी टीम लगाता है चुनाव लड़ने के लिए, और जब हारता है तो उसकी टीम वहां ठंडी बैठ जाती है।
कोई अगर पार्षद का लोकल बॉडीज का चुनाव अगर कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है तो उसको भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ती है पार्षद की टिकट के लिए। राहुल जी ने देखा और किस तरीके से कई जो नेता थे वो चुनाव लड़े, जीते, हारे, कांग्रेस को छोड़ के चले गए, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस से नहीं जुड़े थे, वो संगठन से नहीं जुड़े थे, इसीलिए ये तरीके की बेईमानी हुई। किसी को अगर पार्षद की टिकट चाहिए है तो उसके लिए सबसे क्लोजेस्ट और सबसे इजीली अप्रोचेबल अगर कोई नेता, कोई संगठन का व्यक्ति हो सकता है तो वो डीसीसी प्रेसिडेंट हो सकता है। अगर किसी को वहां से चुनाव लड़ना है, 2-3 साल मेहनत कर रहा है, तो उसको डीसीसी प्रेसिडेंट के सामने अपनी क्षमता दिखानी है जी। ये उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको टिकट दिलाए कि नहीं ये जीत सकता है, और डीसीसी प्रेसिडेंट पीसीसी तक ये भावनाओं को, ये बातों को, पूरे जो सीन सिनेरियो है उससे अवगत करा सके। लेकिन वो व्यक्ति को काम वो ग्राउंड में अच्छा कर रहा है, 100% वो जीत सकता है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, इस कारण से उसको टिकट नहीं मिलती है। जो नेता लोग हैं अपने जो उनके अधिकार हैं, उनके जो तरीके उससे टिकट दिला देते हो, परिणाम कई जगह होता है हम हारते हैं। ये देखा गया है कि पहले टिकट दिया गया है, फिर चेंज करके दूसरे व्यक्तियों को दिया है। यही होता है, क्योंकि उसका ये कारण है बेसिक विक्की भाई कि संगठन इन्वॉल्व नहीं होता। कोई भी चीज है अगर संगठन उसको तय करेगा, और ये संगठन की भी जवाबदारी रहेगी कि जो भी लोकल लीडरशिप है, जो सीनियर लीडर है, उनसे समन्वय बना के एक अच्छी लिस्ट को भेजने का काम हो, ताकि उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और अध्यक्ष को भी उसमें ये पावर देने का काम माननीय खड़गे जी ने करा है कि वो पूरी जो पैनलिंग रहेगी उसको अध्यक्ष के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, अध्यक्ष को सीईसी में बिठाया जाएगा, ताकि अगर कोई गलत डिसीजन हो रहे हैं तो अध्यक्ष वहां पर उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पे ऐसी चीजें देखी गई, चाहे वो मऊ वाला विधानसभा, ये चाहे हमारा अपना ये गोटेगांव, अभी उसको गोटेगांव का, वहां पे भी देखा कि जी जिस उम्मीदवार को पहले टिकट दिया गया, बाद में उसका नाम कट किया गया, और फिर वही उम्मीदवार जब निर्दलीय लड़ा तो उसने फिर वोट आपस में दोनों के बढ़ गए। वो कांग्रेस पार्टी जीतती इलेक्शन, लेकिन जिस तरीके, तो यही सब चीजों को तो कांग्रेस का जो आला कमान है, एआईसीसी है, उनने बहुत इसका गहन अध्ययन करा साल में, और ये पाया कि अगर संगठन को आप सशक्त नहीं बनाएंगे तो ये सब गड़बड़ियां होती रहेंगी। कहना नहीं चाहिए, हमारे पार्टी में कहीं कहीं स्थितियां ये होती हैं, जिस भी नेता का कुछ प्रभाव चलता है तो वो अपने हिस्से का ज्यादा ले लेता है, उसको पार्टी को खराब करने का वो नहीं रहता है, लेकिन उसका एक अलग बौद्धिक स्तर होता है, वो अलग तरीके से सोचता है। लेकिन संगठन जो सोचता है वो निष्पक्ष होकर सोचता है, इम्पार्शियल होकर सोचता है। अगर सौरभ शर्मा को ये अधिकार दिया जाएगा कि जबलपुर की पार्षद जो टिकटें हैं उसमें आपका हस्तक्षेप रहेगा अच्छा खासा, तो सौरभ शर्मा के अंदर एक ड्यूटी का भाव आ जाएगा कि अधिक से अधिक पार्षद जीते, ताकि मैं ये कह सकूं कि देखिए इतने पार्षद जीते। उसमें सौरभ शर्मा पार्शलिटी नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ना है वो पार्शलिटी कर सकता है, किसी को अपने लोगों को लड़ाना करना है वो पार्शलिटी कर सकता है, लेकिन अध्यक्ष इस कारण से पार्शलिटी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने आप को साबित करना है कि आपने जो हमको ताकत, जो हक अधिकार दिए थे, उसमें हमने ये परिणाम लाके दिए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि राजनीति सफर में जो आलोचना है और जो विरोध है, उनका सामना आप कैसे करते हैं? मैं बड़े आनंद से लेता हूँ, और प्रशंसा से ज्यादा मेरे को आलोचना सुनना अच्छा लगता है। आलोचना आपको ताकत देती है, आलोचना आपको सीखने को देती है, आलोचना आपको मजबूत करती है। इस देश में तो गांधी जी की आलोचना हो रही है, तो हम लोग तो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं। इस देश में गांधी को डाउन करके गोडसे को अप करा जा रहा है, तो अब इससे बड़ी आलोचना क्या हो? ये तो राष्ट्रीय आलोचना है। ये तो दुर्भाग्य हमारे। हाँ, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो आलोचनाओं से किसी को भी परहेज नहीं करना चाहिए, भले ही आप पॉलिटिशियन नहीं भी हो। आलोचनाएं सुनने की आप में क्षमता होना चाहिए। आलोचनाएं जो हैं वो आपको और आगे काम करने के लिए आपका ग्राउंड तैयार करती हैं। आप जितनी आलोचना सुनोगे उतने आप आगे के लिए और अच्छे से कार्य कर सकते हो, उतनी आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। और मैं समझता हूँ कि आदमी को अपनी आलोचना अच्छे से सुनना चाहिए और उसका अच्छे से आनंद लेना चाहिए। काम अच्छे करना चाहिए, आलोचना सुनना चाहिए, उसमें कभी भी मन को छोटा नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल, आगामी जो चुनाव है उसको लेके आपकी प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, आगामी चुनाव जो है उसके लिए मेरी प्राथमिकता ये है कि जैसा लग रहा है कि परिसीमन की स्थितियां बन रही हैं, सबसे पहले निष्पक्ष परिसीमन हो, उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहे। उस परिसीमन के पहले हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बूथ लेवल तक पहुंच जाए,
जब वो परिसीमन हो तो भारतीय जनता पार्टी उसमें पक्षपात ना कर सके, बड़े मजबूती से अच्छे हमारे कांग्रेस के सिपाही नीचे से लेके ऊपर तक मजबूती से निष्पक्ष परिसीमन की जो स्थितियां हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकें। आप अगर व्यक्तिगत मेरा क्षेत्र का अगर जानना चाह रहे हैं, जैसा आपका सवाल जरा मिला जुला सा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिसीमन हो जाए, जहाँ जैसी स्थितियां बनेगी। अभी सिर्फ एक तरफ मेरा ध्यान है, सिर्फ एक तरफ फोकस है कि जल्दी से जल्दी हमारा कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बीएलए लेवल तक, बूथ लेवल तक पहुंच जाए, और हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है पूरे जबलपुर के 79 वार्ड का, वह जो हमारी विचारधारा है उससे अवगत हो जाए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए मजबूती से खड़ा हो जाए। जी, मैं ही ख़त्म करता हूँ अपनी आखिरी बात बोलते हुए कि हम मतलब जनता की तरफ से हम भी नहीं चाहते कि मोनोपोली रहे। मोनोपोली रहेगा तो एक नेता खड़ा होगा और बोलेगा कि बिल्कुल मेरे पास मत आना, भीख मांग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो बड़ा उस डायलॉग ने जबलपुर को बड़ा फ़ेमस कर दिया है राष्ट्रीय स्तर पर। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति बोल रहा है भीख माँगने नहीं आना, तो नौजवान को पूछना चाहिए कि तुम मेरे पास भीख माँगने क्यों आए थे? अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ, अगर भीख माँगने का कोई काम करता है तो वो नेता करता है, जनता नहीं करती है। आपने सुना मैं आपसे वोट की भीख माँगने आ रहा हूँ। तो आपने प्रहलाद पटेल जी ने जो बयान दिया है वो बड़ा दिल को झंझोड़ने वाला बयान है। इतने वरिष्ठ लीडर को मैं समझता हूँ इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। आप सत्ता के मद में इतने मगरूर हो गए कि जिस डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन को भगवान माना जाता है, आपका अगर जन्म हुआ है सांसद के तौर पे, तो जनता रूपी भगवान ने आपको जन्म दिया है। तो आप उस भगवान को अगर भिखारी बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले चुनाव में प्रहलाद पटेल जी जहाँ से भी लड़े, उस जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि उनको अच्छे से मजा चखाना, और जब वो भीख मांगने आए आपके पास तो उनको भीख नहीं देना। आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? जी। आपका अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है? देखिए, बिजली तो है ही है, ये तो ऑनगोइंग है। सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जो सहारा के पीड़ित जो इन्वेस्टर है वो मेरे पास आए थे। इसको भी लगभग 4 साल हो गया मूवमेंट चलाए। उस समय सहारा के कुछ ऑफिसेज़ भी चालू थे, सुब्रत राय भी जिंदा थे। जी। तो हम लोगों ने पूरी लिस्ट निकाली। जबलपुर का लगभग 1000 करोड़ रुपए सहारा में लंबित है, 1000 करोड़। तो हम लोगों ने लिस्ट निकाली नीचे से, जिनका पेमेंट 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 हो। जी। ऊपर की लेयर को हम लोगों ने अलग कर दिया, क्योंकि उसमें शौकीन इन्वेस्टर रहते हैं जिनने शौक में जमा करा था। ऐसा उनका भी मिलना चाहिए, लेकिन उस समय सहारा की हैसियत इतनी नहीं थी कि सबको दे पाएँ। तो हम लोगों ने अधिकारियों पर खूब दबाव बनाते थे। कई बार कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपके कैमरे में नहीं बोल सकता हूँ, इस स्तर के दबाव बनाए। और फिर उनका जब जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो तैयार होते थे कि भैया 2 करोड़ भेज रहे हैं, 3 करोड़ रुपए भेज रहे हैं, तो हम लोग नीचे से उनको लिस्ट देते थे कि इनमें आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब उनके खाते में पैसा आता था तो बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि कोरोना काल के बाद वह जो वर्ग था, जो रिक्शा चलाता था, जो सब्जी बेचता था, जो पान का ठेला चलाता था, जो दिहाड़ी करता था, हमारी दीदियाँ जो घरों में जाके काम करती थी, ये वह वर्ग था जिसका 20,000, 25,000, 30,000 ऐसा पैसा जमा था। तो कुछ हद तक जब हम उस पीड़ित वर्ग को, उस पीड़ित निवेशकों को वो पैसा दिला पाए, तो वो बड़ा दिल के नज़दीक रहा वो मेरा मुद्दा, और अभी भी उसमें लड़ाई जारी है। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जबलपुर सहित पूरे हिंदुस्तान में सहारा का पैसा मिलेगा, देर मिले सवेर मिले, मिलेगा ज़रूर। अगर इस लोकसभा चुनाव में ही अगर इस देश की जनता परिवर्तन ला देती, तो मैं समझता हूँ अभी तक वो पैसा मिल चुका होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस पैसे को डकारना चाहती है, उसको रात-सात करना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी आम निवेशक का वो पैसा उसके घर पे पहुँचाना चाहती है। ये लड़ाई पूर्ण होएगी, ये लड़ाई में निवेशकों की जीत होगी और निवेशकों का पैसा लौटेगा। आपने जिस तरीके से लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो बिजली समाधान हो, और वो बहुत ही एक, मैं कह सकता हूँ बहुत ही एप्रिशिएटेबल है, क्योंकि एप्रिशिएट करने वाला कोई काम है तो वो है जो आप जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ काम करी थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इसी तरह आप देश के, प्रदेश की सेवा करते रहे और लोगों की जन की समस्या उठाते हुए इसी तरह देश को आगे बढ़ाएं।